हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो परीक्षा में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार का क्वेश्चन आज लिए गए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन नंबर 1 है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो बी है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। सी है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना आदि। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 4 चौथा ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो विशेषता क्या होती है। क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर। देखिए, ऐसे जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी जो कक्षा में होने वाली गतिविधियां जो प्रेरणा देने लायक नहीं होती है और चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, उससे वो क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। ठीक ना। और क्या करते हैं, वह हमेशा जो है चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ने वाले विषय को में ही रुचि लेते हैं। तो देखिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 2 देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। बी है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और सी है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। और डी अर्थात 4 है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। तो आप लोग बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइए। देखिए अधिगम में क्या होता है, अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसमें अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से जो शिक्षिका है वह अपनी प्रारंभिक कक्षा को विषय वस्तु के आधार पर विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके उसके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक ना। तो देखिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी है, बच्चे समस्या समाधान करता है। और सी है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और डी है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन है चारों सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख करके बताइए। देखिए क्या होगा। तब तक हम बता रहे हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे जानकारी के लिए सक्रिय प्राप्तकर्ता भी होते हैं, समस्या समाधानकर्ता भी होते हैं, और वैज्ञानिक शोधकर्ता और पर्यावरण सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ए बी सी डी चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बी है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का
उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बहुत है, ठीक ना, ये बहुत से उदाहरण। और सी है जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और डी है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए जो संप्रत्यय है, यदि है ना संप्रत्यात्मक या संप्रत्यय, यह जो है एक मानसिक श्रेणी में आता है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि घटनाओं, अनुभूति और विचारों के अर्थ समान होते हैं, ठीक ना। इसके लिए विकास को प्रोत्साहन करने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उदाहरण दे करके समझाना सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को बहुत से, ये बहुत है, ठीक ना, बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाए या क्या किया जाना चाहिए, ठीक ना। बी है जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और तीसरा है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। और चौथा है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। देखिए अनुभव, ऊ की मात्रा ज़्यादा क्वेश्चन में गलत है क्योंकि टाइपर नहीं थे, तो इसलिए हम टाइपिंग किए, तो जिसमें थोड़ा सा हिंदी मुझे उतना टाइपिंग नहीं आती है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक ना। हर जगह ऊ जहाँ लगेगा वो लगा लीजिएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का, तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर प्राथमिक विद्यालय का वातावरण जो है संज्ञानात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक, प्रेम और सामाजिक विकास आदि को पूर्ति करता है, तो बालक को उस वातावरण में सीखने में अधिक सहायता मिलती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। जहां उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। मतलब कह रहा है कि खिड़की से देख रहा है कि कौवा उड़ रहा है और कह रहा है कि ये पक्षी है, तो कह रहा है कि अब इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। बी है बच्चे में पक्षी का
प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का प्रयोग कर लिया है। ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बताइए। इस चारों में से देखिए ऑप्शन भी दिया है ए, बी और सी, और क्या दिया है ए, बी और सी, और केवल सी और ए और बी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। अब क्वेश्चन हार्ड लेवल का है, आप लोग हल करिए। इसी प्रकार का पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। बी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। देखिए जो ऊ की मात्रा है ना, उसको आप लोग लगा लिया करिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में ऊ हम नहीं खोज पा रहे थे, ला पा रहे थे। ठीक ना। और सी है, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सिखाना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। और चौथा है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो क्या कहेगी? तो वह यही कहेगी। प्रश्न नंबर 7 का कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक ना। कहेगी इसे कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सिखाने के लिए विद्यार्थियों का आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त करने की प्रेरित करने का कार्य करने वाला बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, प्रतियोगात्मक परीक्षण से। बी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। और सी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। और चौथा है, उनमें चिंता और डर पैदा कर कर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 9 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है, रटकर याद करने के लिए उससे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। बी है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके
जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। और सी है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अंक पा सके। और डी है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञास बने और सीखने के लिए वो बने। देखिए सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली है विद्यालय की प्रथा का। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक दंड, बी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, और सी है प्रतियोगात्मक कक्षा, और डी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसका, यह व्यक्ति सापेक्ष अधिगम इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास प्रकार आगे बढ़ता है। मतलब कर रहा है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर से पैर की ओर जो है यह सिद्धांत में व्याख्या कर रहा है कि विकास कैसे आगे बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, बी है सिर से पैर की ओर, और सी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, और डी है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो देखिए ये होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा सिर से पैर की ओर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है मध्य बचपन का समय, बी है वयस्क अवस्था, और सी है प्रारंभिक बचपन का समय, और डी का मतलब 4 नंबर जन्म पूर्व का समय। तो देखिए जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है वह प्रारंभिक बचपन का समय होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। जितने क्वेश्चन है अब हार्ड लेवल का क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिस प्रकार वैसे ही क्वेश्चन लाए हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद के असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे शिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िए। जो लड़की का है क्षमताएं जो है वो किस पर आधारित बताया जा रहा है, उसके माता पिता के आनुवंशिक लक्षण पर, ठीक ना। तो उसके माता पिता खिलाड़ी है, ठीक ना, इसलिए उसको भी भेजते हैं खेलने के लिए, नृत्य करने के लिए। तो ये किसकी क्षमता को दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए विद्यालय और पास पड़ोस, बी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और सी है परिवार और रिश्तेदार, और डी है परिवार और आसपास पड़ोस। देखिए, हम नंबर दिया 1 2 3 4, तो इसको हम ए बी सी डी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। समाजीकरण के गौरवाहक मतलब जो समाज से जुड़े हुए हैं, पहले विद्यालय और उसके आसपास के जो लोग हैं, इस ऑप्शन के अनुसार सही होगा, ठीक ना। तो विद्यालय और पास पड़ोस के लोग, अगर माता पिता होता तो माता पिता भी हो जाता पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बी है सामाजिक प्रारूपों का समायोजन, स्कीमा जिसको बोलते हैं, और डी है संतुलन, और सी है संतुलन, और डी है उद्दीपक अनुक्रियायमन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है, क्या होगा? मानसिक प्रारूपों का समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए कि आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, और बी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, और सी है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, और डी है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ऊ की मात्रा लगा लीजिएगा, ठीक ना। अनुकलन लिखा है तो ये इसका अनुकूलन है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत क्या आएगा? कह रहा है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना ही चाहिए। तो ये किसको बताया जा रहा है? अच्छी लड़की और अच्छा लड़का का अनुकूलन, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला देखेंगे 17। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, बी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, और सी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, और डी है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ठीक ना। तो देखिए आज बहुत मिसप्रिंट है, उसको ध्यान से देख लीजिए, कल से नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम का सीखने की आवश्यकता होती है वह हमेशा पर्यावरण की खोजबीन में ही होती है, ठीक ना। उससे बच्चा क्या होगा, हमेशा सक्रिय व्यवहार करेगा, सक्रिय रहेगा, तो पर्यावरण के आधार पर होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे,
जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो बताइए, ऑप्शन दिखाते हैं। समावेशन और अनुकूलन के रूप में, बी है समीकरण और संशोधन के रूप में, सी है समावेशन और समायोजन के रूप में, और डी है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो बताइए, एक बार पढ़िए ध्यान से, बताते चलिए। जीन पियाजे के अनुसार क्या है, जब बच्चा प्रारूप में जब बच्चा जो स्कीमा का निर्माण जब करता है तब वो समीकरण और समायोजन के रूप में ही जाना जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 18 का 3 हो जाएगा, ठीक ना। समावेशन और समायोजन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। किसी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन नंबर ए नियामक हो, बी समावेशन को हतोत्साहित करता हो, और सी है आवृत्ति को बढ़ावा देता हो, और डी है खोज को प्रोत्साहन देता हो। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। कह रहा है किसी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या हो, खोज को प्रोत्साहन देता हो, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खोज को प्रोत्साहन देता हो। अगला देखेंगे 20 नंबर। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझाता है कि ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, बी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, और सी है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, और डी है हर बच्चा को प्रत्येक विषय पाठ भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह सभी बुद्धियां विकसित करें। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कथन बहुत बड़े बड़े हैं क्वेश्चन, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बड़ा है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और
लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। और दूसरा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्यक्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। और तीसरा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। और चौथा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार की अहंकेंद्रिता प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन कितना बड़ा है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखिए ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो किसका जो सही आंसर हो जाएगा, इनके कहने के अनुसार जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या कर बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। लिंग है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक संरचना, बी सामाजिक संरचना और सी सहज गुण और डी है जैविक तत्व। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लिंग कैसा होता है बताइए। यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सामाजिक संरचना है। इसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। ठीक ना। स्त्री पुरुष का निर्धारण किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है मानकीकृत परीक्षण, बी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और सी है वस्तुपूरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न और डी है सहयोगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमेशा क्या करेंगे, सहयोग करना। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहयोगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व प्रोजेक्ट विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बी है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, और सी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, और डी है शिक्षण और आकलन के समय और मानक तरीके हो। ठीक ना। तो देखिए इसका क्या सही होगा आंसर, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट विभिन्नताओं से निपटने के लिए। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन नंबर ए इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, दो है वह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, और तीन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, और चौथा है इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो देखिए क्या होगा इसका सही आंसर,
आकलन का जो उद्देश्य होता है, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की जो पुष्टि है, फीडबैक है, वो प्राप्त हो। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए अधिनायकी, और बी है अनु अनुपतिपरक, और सी है सुविधा दाता, और डी है सत्यवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमेशा सुविधा देना। ठीक ना, एनसीएफ के अनुसार यही कहता है कि बच्चों को हमेशा सुविधा देना, सीखने में उद्देश्यपूर्ण सुविधा देना। 27 देखेंगे, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम को कैसा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिगम का एक मात्र निर्धारक होता है, बी है अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, और तीसरा है पर कोई प्रभाव नहीं होती, और चौथा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव होती है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते है कि एक विविध कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम के पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। 28, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बी है विद्यालय पर मार बढ़ा देगा, और सी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता डी, और चौथा है एक काल्पनिक लक्ष्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता हो। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किसका है? करा सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। 2 करा सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और तीसरा है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक परस्पर की ओर ले जाती है। और चौथा है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक ना, बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों से अनेक प्रकार के कौशल को सीखते हैं। अब लास्ट और अंतिम देखेंगे, देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 है, यह है सुनने से असमर्थ बच्चा। स्नेन लिखा है, क्या है? सुनने से असमर्थ बच्चा। ऑप्शन नंबर ए केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्नाय पर व्यवसाय शिक्षा दी जानी चाहिए। बी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि पूरे उपयुक्त सुविधा और शासन उपलब्ध कराए जाए। और तीसरा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कमी
प्रदर्शन न कर सके, और चौथा है श्रवण अबाध्यता वाले बच्चों के विद्यालय में हो भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में न। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है अगर सुनने योग्य बच्चा नहीं है, यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए तब, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आज प्रैक्टिस सेट है, बताइए कितने हार्ड लेवल का है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो आप लोग ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।